हेलो एवरीवन, मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली इवनिंग में कौन सी क्लासेस कर रहे हैं, ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू किए हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने लाइफ साइकिल ऑफ स्टार कंप्लीट किया था। आज हम इसके आगे अपनी कॉस्मोलॉजी की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में हम थोड़ा सा रिविजन अगर करें तो सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? नेबुला की। सबसे पहले हमने बात किसकी की थी? नेबुला की बात की थी। नेबुला क्या होता है? ग्रुप ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। और इसी के बाद किस चीज का फॉर्मेशन होता है? फर्स्ट स्टार का या अग्र तारा का निर्माण होता है। यहां से अग्र तारा बनता है और यहां से हमारा स्टार वाली प्रक्रिया शुरू होती है। स्टार की अगर डेफिनेशन कभी बोल दिया जाए कि भाई किसको स्टार बोला जा सकता है, तो स्टार की अपनी क्या होनी चाहिए? लाइट होनी चाहिए। अपनी क्या होनी चाहिए? हीट होनी चाहिए। अपना प्रकाश होना चाहिए और अपनी क्या होनी चाहिए? ऊष्मा होनी चाहिए। सॉलिड लिक्विड गैस कौन से स्टेट में? ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस, कौन से स्टेट में? प्लाज्मा। सरफेस टेम्परेचर कितना रहेगा? 6000 डिग्री सेल्सियस। सरफेस टेम्परेचर कितना रहेगा? 6000 डिग्री सेल्सियस। ये सरफेस का टेम्परेचर अंदर का तो 15 लाख डिग्री सेल्सियस करीब जाता है। ठीक है ना। सरफेस टेम्परेचर कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। और क्या क्या देखा था हमने? हाइड्रोजन किस में बदल रहा है? हीलियम में। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन द्वारा ये प्रक्रिया चेंज हो रही थी। हमने देखा था इसमें हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। फिर इस अग्र तारा के बाद हमने एक चीज देखी थी। कौन सी चीज थी वो? रेड जाइंट। कौन सी आ रही थी? लाल दाना, रेड जाइंट। ठीक है ना। रेड जाइंट के समय में ऑलमोस्ट हाइड्रोजन पूरा खत्म हो चुका है और हीलियम बचा हुआ है। ठीक है ना, हीलियम बच रहा है। फिर इसके बाद हमने देखा था अगर छोटा है और बड़ा है, ठीक है ना, कितना छोटा, नहीं आए थे ना लास्ट क्लास में? बहुत बढ़िया। ठीक है ना, 1.44, 1.5 गुना बोल लिया जाए। मास ऑफ सन से अगर छोटा है तो क्या बनेगा? व्हाइट डॉर्फ बनेगा। और व्हाइट डॉर्फ के बाद क्या बनेगा? ब्लैक डॉर्फ बनेगा। ये अंत हो जाता है। व्हाइट डॉर्फ को एक और किस नाम से जाना जाता है? फॉसिल स्टार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये अच्छा, ये लिमिट का किसने दी थी? ये लिमिट एस चंद्रशेखर द्वारा ये लिमिट दी गई थी। अब अगर बात करें कि अगर 1.44 मास ऑफ द सन से बड़ा है तो वो क्या बनेगा? सुपरनोवा। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिनव तारा। ठीक है, सुपरनोवा बनेगा। और यही सुपरनोवा बाहर से तो ठंडा, बाहर से क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है, लेकिन अंदर से तो गर्म है, तो वो सिकुड़ रहा है, श्रिंक हो रहा है, जिसके कारण तीन चीज बनेगी। कौन कौन सी? न्यूट्रॉन, क्वेसर, पल्सर। ठीक है ना। इनमें से फास्ट मूविंग किसको बोला जाता है? क्वेसर एंड पल्सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कौन शो करता है? क्वेसर एंड पल्सर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इनमें से ब्लैक होल में कन्वर्ट कौन होता है? कौन कन्वर्ट होता है? न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, लास्ट क्लास में नहीं थे? चलो, है ना, यही किस में कन्वर्ट होता है? ब्लैक होल में। ठीक है ना, यही ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। इनको बोला जाता है विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग स्टार्स रहते हैं। और ये यहाँ से लाइफ साइकिल क्या हो जाती है? किसी भी स्टार की एंड हो जाती है। आज हम शुरू करेंगे हमारा सोलर सिस्टम। हमने पूरी लाइफ देख लिए थे स्टार की, है ना। अब हम शुरू करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम क्या है, किस तरीके की चीजें हमारी सौर मंडल में। तो सोलर सिस्टम के बारे में चीजें हम शुरुआत करेंगे। सौर मंडल किस चीज का? बिग बैंग। तो प्लेनेट फॉर्मेशन, जैसे एक बार जब पूरे प्लैनेट्स देख लेंगे ना, तो फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके की अलग अलग कांट थेसिस आई है, अलग अलग थोड़ी सी थ्योरीज आई हैं, उनके बारे में अलग से देखेंगे। ठीक है ना। चलो, अभी किसके बारे में हम शुरुआत करेंगे? सौर मंडल के बारे में हम शुरुआत कर रहे हैं। अब बात करेंगे तो सौर मंडल क्या है, तो ये रहा हमारा सौर मंडल। ठीक है। सौर मंडल में हमें ये पता चल चुका है कि भैया जो सन के आसपास है ना, एक सेंटर में एक स्टार है, जो कौन सा है? सन है। और सन के आसपास अलग अलग कुछ प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स के साथ साथ कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, एस्टेरॉइड्स भी हैं। ठीक है। कुछ कॉमेट्स भी हैं, है ना, जिनको धूमकेतु बोला जाता है। अलग अलग चीजें हैं जो इस सन के आसपास क्या कर रही हैं? रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इन सन के आसपास परिक्रमा लगा रही हैं। और इसी को क्या बोला जाता है? सोलर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है ना। चलो, बिग बैंग थ्योरी हमने देखा था कि जो सन प्लैनेट्स की उत्पत्ति की जो थ्योरी मानी जाती है, वो किसको मानी जाती है? बिग बैंग थ्योरी। किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज लेमेंथेयर। किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज लेमेंथेयर। 1927 में ये थ्योरी दी गई थी। ठीक है ना। ब्रह्मांड के विस्तारित परिकल्पना है।
कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोग बस इस तरीके से याद रख लो कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा मतलब सबसे पास का स्टार कौन सा है अर्थ के, सन, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, मतलब क्लोजेस्ट स्टार तो ये हो जाएगा, क्लोजेस्ट स्टार कौन सा हो जाएगा, सन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लोजेस्ट मतलब नेक्स्ट टू सन, सूर्य के अलावा दूसरा सबसे पास में कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और अगर इसके बाद तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर पे कौन है, तो अल्फा सेंचुरी, सेंचुरी है ना। और हमारे लिए हमारे सोलर मंडल का सबसे चमकता शाइनिएस्ट स्टार कौन सा है, साइरस डॉग या डॉग स्टार बोला जाता है, ठीक है, साइरस स्टार बोला जाता है इसको, साइरस स्टार, और इसी को डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डॉग स्टार या साइरस। ये क्या है, शाइनिएस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सबसे चमकीला तारा, संस्कृत में इसको लुब्धक, हिंदी में भी लुब्धक बोला जा सकता है, साइरस डॉग स्टार। हिंदी में इनको अल्फा सेंचुरी और प्रोक्सिमा सेंचुरी ही बोलते हैं। चलो यहां तक क्लियर हो गया होगा, वैसे कुछ समझने का नहीं है, बेसिक से पॉइंट आते हैं, ये फैक्ट्स आते हैं जिन फैक्ट्स को आप लोग याद रख लोगे, इंपॉर्टेंट है। फिर भी हमसे नियरेस्ट स्टार कौन है, सन। नेक्स्ट अल्फा सेंचुरी, शाइनिएस्ट डॉग स्टार, ठीक है ना। चलो साइरस बोला जा सकता है या डॉग स्टार बोल लेते हैं। अब बात करते हैं सौरमंडल की। तो सौरमंडल में हम सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे वो क्या है, सन, सूर्य के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रह मतलब प्लैनेट्स, क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु मतलब कॉमेट्स, कॉमेट्स क्या होते हैं, पुच्छल तारा, धूमकेतु के साथ साथ इनको एक और नाम समझ लोगे, पुच्छल तारा, तो समझ में आ जाएगा। वो जो उसको विश मांगते हैं ना, टूटता तारा दिख गया, वो कॉमेट्स हैं, ठीक है। उल्काएं, मीटियोर्स, है ना, तथा अन्य आकाशीय पिंड मतलब अदर सेलेस्टियल बॉडीज, अदर सेलेस्टियल बॉडीज का समूह या परिवार को सम्मिलित रूप से ही क्या बोला जाता है, सौरमंडल। बात करें कि डेफिनेशन क्या हो गई सौरमंडल की, ठीक है, सोलर सिस्टम की डेफिनेशन की अगर बात करें तो, है ना, द बॉडीज लाइक प्लैनेट्स, asteroids, meteors, comets and other celestial bodies revolving around the sun and the group of these bodies are known as solar system। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। चलो तो ये हो गई एक छोटी सी बेसिक सी डेफिनेशन, है ना, कि इन्हीं सब चीजों का ग्रुप एक एक करके देखेंगे। ये है हमारा सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम यहां से अच्छे तरीके से देख लो, है ना। शुरुआत में क्या है, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन सा है, मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर है अर्थ और मार्स। फिर आप लोग देख रहे हो ये एस्टेरॉइड बेल्ट, है ना। एस्टेरॉइड बेल्ट अभी छोटे से तरीके से डेफिनेशन बताया, तो हमें डिटेल में पढ़ना है। छोटे तरीके से डेफिनेशन अगर समझ ले तो ऐसे टुकड़े समझ लो, ऐसा कोई मास, ऐसा कोई टुकड़ा जो प्लेनेट में नहीं बन पाया, ठीक है ना, इधर की भी ग्रेविटी में खिंचा हुआ है, उधर की भी ग्रेविटी में खिंचा हुआ है, और बीच में ही रह गया, तो इस तरीके का पूरा एक बेल्ट पाया जाता है, किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में, और उसी बेल्ट को बोला जाता है क्षुद्र ग्रह की पेटी या एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है ना। क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है, क्या है वो अभी डिटेल में देखेंगे। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, कहां गया यूरेनस, और लास्ट में नेपच्यून, प्लूटो को हटाया जा चुका है, क्यों देखेंगे रीजन, ठीक है। पुच्छल तारा, ये देखो पूंछ दिख रही है इसकी, इसीलिए इसको बोला जाता है पुच्छल तारा, ठीक है, कॉमेट्स, और ये एस्टेरॉइड को ही बोला जाता है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। चलो ये जो चार आप लोग को प्लेनेट यहां दिख रहे हैं और चार प्लेनेट यहां दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो चार प्लेनेट है ये गैसियस प्लेनेट है। किस तरीके के प्लेनेट हैं, गैसियस, गैस वाले प्लेनेट हैं। और ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, किस तरीके के हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। इसीलिए मतलब यहाँ पे जमीन पाई जाती है और यहाँ पे नहीं पाई जाती, पूरा गैस के गोला है ये, इसलिए इनको गैसियस प्लेनेट बोला जाता है और इनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोला जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो पहली चीज याद रखोगे, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट और गैसियस प्लेनेट, इनको क्या बोला जाता है, इनर प्लेनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनर प्लेनेट बोला जाता है। और इधर वालों को, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है, जुपिटर देखोगे, आप देख रहे हो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स का साइज, और वहां जुपिटर, ऐसा माना जाता है करीब 386 अर्थ अंदर जा सकती हैं किसके, जुपिटर के, इतना बड़ा है जुपिटर,
ठीक है ना। चलो सबसे बड़ा ग्रह, तो इनको बोला जाता है जोवियन प्लैनेट्स। क्या बोला जाता है? जोवियन प्लैनेट्स। ये पूछा गया है कई बार जोवियन प्लैनेट्स के बारे में, लिखते हुए चलना, ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी क्योंकि पीडीएफ में। ठीक है, इधर इन्हीं वालों को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल, क्योंकि यहाँ पे लैंड जैसी चीज मिल जाती है, यहाँ पे नहीं मिलती है, यहाँ ये सिर्फ ग्रुप ऑफ गैसेस है, इसलिए इन प्लैनेट्स को बोला जाता है कि इनको जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून को क्या बोला जाता है? गैसियस प्लैनेट्स। इनको इनर प्लैनेट बोला है, उन्हें आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं और जोवियन प्लैनेट भी बोला जाता है। जोवियन क्यों? दे आर जंबो इन साइज, बहुत बड़े बड़े साइज के प्लैनेट्स हैं ये, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? जोवियन प्लैनेट्स बोला जाता है। समझ में आया यहां तक? हर एक चीज के बारे में डिटेल में देखना है। हाँ, जोवियन प्लैनेट्स कौन से हैं? तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनर प्लैनेट्स कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। आउटर प्लैनेट्स कौन है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, गैसियस प्लैनेट कौन है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यही नाम आएगा। ठीक है, तो ये चारों की चारों क्या कहलाते हैं? आपके जोवियन प्लैनेट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, मतलब डेफिनेशन तो नहीं, बेसिक तरीके से हम देख रहे हैं। शुरुआत करेंगे किससे? सन से। ठीक है, अब सन क्या है? सन हमारा नियरेस्ट स्टार है। ठीक है, और ये जितने प्लैनेट देख रहे हो, है ना, इन सब के लिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन सी है? सन ही है। अगर हमारी प्लेस, ये जो हमने अभी देखे ना, हमारी प्लेस यहां से उठा के इधर रख दी जाए नेपच्यून के पास, और नेपच्यून को यहां ले आया जाए, तो हमारी अर्थ जो हम जहां है उसमें लाइफ नहीं रहेगी, और हो सकता है कि इसमें लाइफ आ जाए, नेपच्यून में लाइफ आ जाए। समझ में आ रहा है ना? तो सन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ पॉसिबिलिटीज में। इनमें लाइफ नहीं है, क्यों? क्योंकि दे आर वेरी नियरर टू दी सन, बहुत ज्यादा नियरेस्ट है सन के। और क्यों नहीं पाई जाती लाइफ उनमें, वो अभी देखेंगे। ठीक है, तो लाइफ, अर्थ में लाइफ है, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा है? सन, लोकेशन ऑफ द सन या डिस्टेंस ऑफ द सन। एक चीज बताओ, अर्थ की सन से एक फिक्स्ड दूरी है, हाँ या ना? एक क्वेश्चन आएगा, आया हुआ है कि सूर्य की पृथ्वी से एक निश्चित स्थिर दूरी है ना। और एक और कथन था, एक और स्टेटमेंट क्या था? एक निश्चित समय में घूर्णन करता है, मतलब पृथ्वी एक निश्चित समय में रोटेशन कर रही है या रेवोल्यूशन, परिक्रमा कर रही है किसके? सन के, है ना। कथन एक, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2, फिर 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, बोथ करेक्ट, नीदर करेक्ट। कौन सा सही होगा? बोथ करेक्ट। बस यही आप लोग गलत कर जाओगे। क्या सूर्य की दूरी स्थिर है अर्थ से? गर्मी ठंडी नहीं आती यहां, तो फिर क्या होता है गर्मी ठंडी में? अर्थ सूर्य के सबसे, मतलब अर्थ सूरज से सबसे निकट रहती है, तब क्या पड़ती है? फिर कैसे बोल सकते हो आप लोग की दूरी स्थिर है? क्या स्थिर नहीं है, है ना। और ज्यादातर चीजें यही हुई थी। पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें देखनी रहेंगी, सबको पता रहता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। ठीक है, सूर्य सौर मंडल की वह धुरी है जिसके चारों ओर सभी पिंड गतिशील है, मतलब इसके चारों ओर सब लोग घूम रहे हैं, सारे प्लैनेट, सारी बॉडीज घूम रही हैं। साथ ही यह वह कारक है जो सौर मंडल के हर पिंड को सौर मंडल में बांधे रखता है, अन्यथा सभी पिंड अंतरिक्ष में विलीन हो सकते हैं। ठीक है, इन्हीं की आपस की ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशन के कारण ये क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे के रिवॉल्व कर रहे हैं, एक दूसरे के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है ना। चलो, सन का भी इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, तब ये डायग्राम बहुत काम आएगा, यहां से समझना। ठीक है, थोड़ी सी आगे की चीज बता रहा हूं, अभी कुछ फैक्ट्स देखने वो बाद में देख लेंगे। इस डायग्राम आ गया है, तो इस डायग्राम की चीजें, 2-4 चीजें यहीं समझ लो। बीच में धब्बे दिख रहे हैं क्या? धब्बे दिख रहे हैं? ठीक है, ये दिख रहे हैं, इन्हें बोला जाता है सोलर स्पॉट। इन्हें क्या बोला जाता है? सोलर स्पॉट। दिख रहे हैं ये? ठीक है, ये है सोलर स्पॉट। क्वेश्चन पूछा गया है सोलर स्पॉट से, ये कहलाते हैं सोलर स्पॉट। ठीक है, चलो, ये सोलर स्पॉट सन के सेंटर में है या सरफेस पे? सेंटर नहीं है, ये क्या है? सरफेस है, एक्चुअल में सरफेस है। यहां पे आप लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया है। बॉल अगर है कोई, तो बॉल का ये पूरा क्षेत्र क्या है? उसका सरफेस। सेंटर तो वो बॉल के अंदर कहीं होगा ना, तो ये क्या है? सन के सरफेस पे। तो पहला स्टेटमेंट बनता है, सोलर स्पॉट ऑलवेज कहां पे रहेंगे? आपके सरफेस पे रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? सरफेस पे रहेंगे। कुछ चीजें समझना हमें, वो समझ रहे हैं। अब सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और इन सोलर स्पॉट का टेम्परेचर कितना होता है? 1500 से 2000 लिख लो, 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस।
इतना कम क्यों, वो देखेंगे अभी। इतनी चीज लिख लियो, सोलर स्पॉट लिख लिए, धब्बे हैं, डेफिनेशन अभी आगे देखेंगे, अभी डेफिनेशन में मत जाओ। सोलर स्पॉट क्या है, धब्बे हैं। यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया, आगे समझो। एक्चुअल में अब ये दिख रही है ये चीजें, क्या है ये कहलाती है सोलर फ्लेयर। क्या कहलाती हैं, सोलर फ्लेयर्स कहलाती हैं, ठीक है ना। सूर्य से निकलने वाली कुछ किरणें हैं, कुछ वेव्स हैं, कुछ रेज हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सौर्य किरणें, है ना। वो अभी आगे देखेंगे सोलर फ्लेयर्स क्या काम में आ रही हैं, ये सारी चीजें कहां जाने वाली हैं। तो अब इस डायग्राम के थ्रू आपको जो चीज समझनी है वो समझेंगे हम, ठीक है। देखो एक्चुअल में ये सोलर फ्लेयर है, सेंटर में ये बहुत ज्यादा गर्म है, सूर्य सेंटर में कैसा है, बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है। इस डायग्राम में देखो, सूर्य का सेंटर इधर, इधर से समझ लो, ये डायग्राम दिख रहा है ना। सन को ऐसे 20 से काटा जाए तो ये जो सेंटर वाला जो क्षेत्र है ये बहुत ज्यादा गर्म रहता है, 15 लाख डिग्री सेल्सियस, अगर अभी टेम्परेचर वगैरह लिखा होगा, 15 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। प्लाज्मा अवस्था में, कौन सी स्टेट में, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा पता है आप लोग को, जली जैसे स्ट्रक्चर, तो अंदर से कुछ चीज पुश कर रही होती है बाहर निकलने के लिए, समझ में आ रहा है ना। अंदर से कुछ चीज पुश कर रही होती है बाहर निकलने के लिए, समझो एक तरीके से गैस, चाय उबालते हो तो ऐसे वेपर्स निकलती है ना, उस तरीके से चीजें से थोड़ा सा रिलेट करके समझना। अंदर से कुछ चीज क्या कर रही है, बाहर निकलने के लिए पुश कर रही है, ठीक है। तो ये उसी तरीके की क्या है, कुछ फ्लेयर्स हैं। ये हमारी क्या है, अर्थ है, समझना। तो अंदर से जब फ्लेयर्स निकल रही हैं तो कुछ फ्लेयर्स तो निकलती हैं, ये फ्लेयर्स निकलते हुए दिख रही हैं क्या आप लोगों को, ये फ्लेयर दिख रही है जो इस तरीके से वापस आ रही है, ठीक है, वापस जाती हुई दिख रही है ना। तो कुछ फ्लेयर्स होंगी जो निकल गई। अब एक ऐसी फ्लेयर होगी जो निकलने के बाद सन की ग्रेविटी को छोड़ दी, बाहर आ चुकी है, समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। और कुछ फ्लेयर ऐसी होंगी जो निकली लेकिन वापस आ गई। अब ये अपन यही डायग्राम बना रहे, ऐसा यहां भी तो हो सकता है, इधर से निकली और वापस आ गई, यहां पे भी हो सकता है इधर से भी निकली और वापस आ गई। तो जो फ्लेयर सन के सरफेस से निकल जाती हैं, ठीक है, उनका टेम्परेचर थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और जब वो वापस जाती है ना, वापस जा रही है, तो सोचो सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, और जो फ्लेयर निकली थी वो ठंडी होके वापस गई है ना। तो 6000 डिग्री सेल्सियस के सामने अगर 2000 डिग्री सेल्सियस का फ्लेयर आएगा तो वो थोड़ा सा डार्क दिखेगा, काला दिखेगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हुआ, कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा, ठीक है। और वही डार्क स्पॉट जो रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, सोलर स्पॉट कहलाते हैं, समझ में आया, सोलर स्पॉट समझ में आया। क्या हुआ, यहां से हम अर्थ के समय में एक और चीज पढ़ेंगे जो मैं यहां एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, वहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है ना, यही समझ लो क्योंकि इसी से रिलेटेड पॉइंट है। अब हमने देखा कि जो सोलर फ्लेयर्स निकली और वापस पहुंच गई वो क्या कहलाई, समझ में आ रहा है ना, क्या कहलाई है, सोलर स्पॉट कहलाई है, ठीक है। लेकिन उनका क्या, जो सन की ग्रेविटी से बाहर चली गई, ठीक है। अब जो सन की ग्रेविटी में बाहर चली गई है ना, तो वो इस तरीके से स्पेस में घूम रही है, यूनिवर्स में घूम रही है, सोलर सिस्टम में घूम रही है। जब ये अर्थ के पास आती है, समझो इस तरीके की ये सोलर फ्लेयर्स हैं, ये कहां आ गई, इस तरीके से अर्थ के पास आ गई, ठीक है। इस तरीके से कहां आ गई, अर्थ के पास आ गई। अब अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर है, हाँ या ना, इस तरीके से अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब ग्रुप ऑफ गैसेस, अरे समझ में आ रहा है। जब अर्थ पढ़ोगे तो और क्लियर देखेंगे, अर्थ का वायुमंडल रहता है ना, अर्थ में अपना एक क्या है, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। जब ये इस एटमॉस्फेयर में आती है ना तो यहां से रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है, इन सोलर फ्लेयर्स का क्या शुरू हो जाता है, रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। कुछ गैसेस इधर जाती हैं, कुछ गैसेस उधर जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बीच वाले क्षेत्र में नहीं होती, केवल नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में होती है, ठीक है ना। यही रिफ्लेक्शन आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दिखते हैं, जिनको आप अलग नाम दिए हुए हो, ऑरोरा बोरियोलिस, नॉर्थ साइड है तो बोरियोलिस, और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ठीक है। पूरा नेचर, पूरा एनवायरनमेंट ऐसे हरा हरा और येलो सा कलर का हो जाएगा, पूरे बादल आपके हरे हरे येलो येलो से कलर्स के हो जाएंगे। आप यूट्यूब में अरोरा ऑस्ट्रियोलिस या बोरियोलिस डालोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से इमेजेस दिख जाएंगी, ठीक है। क्या, अरोरा बोरियोलिस, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इमेजेस दिख जाएंगे, दिख रहा है, देख पा रहे हो।
तो ये फेनोमेना दिखता है। जागो भाई, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, ये सोना नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है, देख रहे हो स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाली चीजें इस तरीके से। तो ये कहलाता है आपका क्या, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस या बोरियोलिस। समझ में आ गया। उत्तर साइड में नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिख रहा है तो ये क्या कहलाएगा, बोरियोलिस, है ना, दिख पा रहा है। और साउथ हेमिस्फीयर में है तो ये क्या कहलाएगा, ऑस्ट्रियोलिस। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। ऐसा क्यों, कोई रीजन नहीं है। साउथ में ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया, इसलिए उसको बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है, ऑस्ट्रियोलिस, और ऊपर बोला जाता है बोरियोलिस। समझ में आया। ये चीज हम अर्थ में लिखेंगे, अभी मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बस समझाने का काम, जब वहां आएगा तो मैं बता दूंगा बस, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस और बोरियोलिस। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलो आगे देखेंगे। समझ में आ गया ना, तो आप लोग देख सकते हो आराम से, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस बोरियोलिस। समझ में आ गया है, क्लियर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में ये फेनोमेना आपको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ सोलर फ्लेयर्स। ये हो क्यों रहा है, सोलर फ्लेयर्स के कारण, सूर्य की इन किरणों के कारण। क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ दो तीन चीज समझे। पहले क्या समझे हमने, सोलर स्पॉट। पहली चीज हमने क्या समझी है, सोलर स्पॉट के बारे में समझा हमने कि सोलर स्पॉट क्या है, कुछ और नहीं है, सूर्य की वही वेव्स है, वही किरणें जो वापस आ रही हैं, बाहर निकलने के बाद क्या हो रही है, भाई इतना भभक रहा है तो वेव्स तो बाहर निकल रही है ना अंदर से। जब बाहर निकल रही है तो कुछ वेव्स वापस आ जाती हैं, वो ठंडी होकर आती हैं। तो 6000 डिग्री सेल्सियस के बाद आप देखोगे 1000 डिग्री सेल्सियस में अंतर आएगा ना, 1000 से हमने देखा था 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस, इसी को बोला जाता है सोलर स्पॉट, है ना। और हमने एक और फेनोमेना समझ लिया, कौन सा, अरोरा बोरियोलिस और ऑस्ट्रियोलिस का। ये काम आएगा तब जब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया। वो डायग्राम था तो हमने वहां समझ लिए हैं, अभी लिखने का काम करेंगे आगे। सूर्य भी आकाशगंगा का एक तारा है जिसकी उत्पत्ति व जीवन चक्र अन्य तारों की तरह है। सूर्य क्या बनेगा, सुपरनोवा या व्हाइट ड्वार्फ, क्या बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ। क्यों, सूर्य बड़ा नहीं है, सुपरनोवा नहीं बनेगा, अपने से 1.5 गुना तो छोटा है ना, है ना। हाँ ठीक है, चलो। एक अनुमान के अनुसार सूर्य का जीवन लगभग 10 लाख ईयर्स है, जिस पर 10 अरब ईयर्स है, जिसमें से 5 अरब पूर्ण हो चुके हैं। अभी भी वो एग्जैक्ट 5 अरब नहीं, 4.67 माना जाता है, और 5.32 समथिंग ईयर्स अभी भी बचे, मतलब अभी भी बढ़ ही रहा है, अभी भी वो कम नहीं हो रहा है, बढ़ ही रहा है, अभी बहुत एज बची है सन की। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। आगे बढ़े, बेसिक सा फैक्ट था। चलो ये भी हम देख चुके हैं, सन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन वाली चीज हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन किस में बदल रहा है, हीलियम में बदल रहा है। न्यूट्रॉन, एनर्जी, ट्राइटियम और ड्यूट्रियम, ये कुछ नहीं है, हाइड्रोजन के फॉर्म है। H1 है तो हाइड्रोजन है, H2 है तो ड्यूट्रियम है, H3 है तो ट्राइट्रियम है। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन के फॉर्म है, इस पे ध्यान भी मत दो, ये ज्योग्राफी है। ठीक है, चलो हटाओ, है ना। तो आगे देखेंगे, ये याद रख लेना, 71% क्या होता है, 71% क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा। 26.5% क्या रहेगा, हीलियम, और 2.5% अदर मैटर्स कुछ रहेंगे। ठीक है, अदर एलिमेंट्स कुछ पाए जाते हैं, अदर एलिमेंट्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। करीब 70 to 71% हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, 25 to 27% क्या रहेगा आपका, हीलियम प्रेजेंट रहेगा, और 2 से 3% याद रखना क्या रहेगा, अदर मटेरियल्स, अदर एलिमेंट्स बोल सकते हो, अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे किसमें, सन में। आगे देखेंगे, सूर्य के केंद्र में सतत रूप से हाइड्रोजन परमाणु नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणु में परिवर्तित होते जा रहे हैं। यही सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। मतलब इन द सेंटर ऑफ द सन हाइड्रोजन इज कन्वर्टिंग इनटू हीलियम। हाइड्रोजन किस में बदल रहा है, हीलियम में, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। किस प्रोसेस से, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से बदलते जा रहा है, और यही सन को एनर्जी दे रहा है। ठीक है ना, यही क्या दे रहा है, सन को एनर्जी दे रहा है। इस तरीके की कुछ प्रक्रिया है, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये भी हम चीज देख चुके हैं, इसीलिए डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। सन को क्या बोला जाता है, पीला तारा। सन को क्या बोला जाता है, पीला तारा। एक्चुअल में ये पीला तारा क्या है, इन सबके सरफेस के टेम्परेचर के हिसाब से, अभी लास्ट में जैसे सन कंप्लीट होगा मैं एक चीज लिखवा दूंगा आप लोगों को, जो टेम्परेचर रहता है ना, एक्चुअल में तो सन बहुत गर्म नहीं है, सन से गर्म गर्म वाली चीजें हैं। ठीक है ना, सन उतना हॉट वाला स्टार नहीं माना जाता, सन से ज्यादा टेम्परेचर वाले स्टार भी हैं। सन को तो ऐसा माना जाता है कि अभी मीडियम फ्लेम में है वो अपने। ठीक है, तो सन से ज्यादा हॉट वाले स्टार भी हैं, जो जिनका टेम्परेचर सन से भी क्या है, बहुत ज्यादा है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए सूर्य एक मध्यम आयु का पीला तारा है, इट इज अ येलो स्टार। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम, अधिकतम और मध्यम दूरी, इसको समझ लो। इस तरीके का डायग्राम बना लोगे, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम, अधिकतम और एक एवरेज डिस्टेंस। तो अगर मैं बना लूं कि ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, तो ये हो गई मैक्सिमम डिस्टेंस,
इलिप्टिकल पाथ में घूमती है ना अर्थ। जब अर्थ पढ़ेंगे तो फिर से एक बार देखेंगे अर्थ किस तरीके से घूमती है, इलिप्टिकल पाथ में। तो ये हो गई अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस। ये कहलाएगी जब अर्थ यहां पे होगी, है ना। एक्चुअल में ये डायग्राम ऐसा बना है कि आप लोग को तो दिख रहा है यहां पे होगी तब मिनिमम डिस्टेंस होगा, ऐसा नहीं है। जब अर्थ यहां पे होगा तब क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, ठीक है ना। चलो, इस फेनोमेना को एक नाम से जाना जाता है, लिखो, नोट बना के लिखो अलग से। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, व्हेन अर्थ इज एट मिनिमम डिस्टेंस विथ सन, देन इट इज कॉल्ड एज उपसौर, तब उसे उपसौर कहा जाता है। इस परिस्थिति को क्या बोला जाता है, उपसौर कहा जाता है। देन इट इज नोन एज पेरीहीलियन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेरीहीलियन। पेरीहीलियन बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। व्हाट इज पेरीहीलियन, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ। क्या है भाई, उपसौर क्या है, मिनिमम डिस्टेंस किसकी, सूर्य से पृथ्वी की, कितनी है 15.70 मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। चलो, मैक्सिमम डिस्टेंस की अगर बात करें तो मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, एपीहीलियन। क्या बोलेंगे, एपीहीलियन। इसी को बोला जाएगा अपसौर। क्या बोला जाएगा, अपसौर। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज एपीहीलियन। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, अपसौर कहलाती है। और न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, उपसौर कहलाती है, पेरीहीलियन कहलाती है, ठीक है। और एवरेज तो न्यूनतम, मतलब इसका तो एवरेज डिस्टेंस निकाला जा सकता है ना, तो वह एवरेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और कुछ बात नहीं है, एवरेज डिस्टेंस। अब जरा आप लोग गेस कर सकते हो क्या कि ये अपसौर और उपसौर कब होता है, पहले इसका बताओ, ये क्या है, उपसौर। उपसौर कब होता है, एक रफ डाटा बता दो, एग्जैक्ट डेट नहीं पूछ रहा हूं। गर्मी में सबसे कम डिस्टेंस है, तो अगर मंथ पूछो तो मंथ बता सकते हो क्या, कौन सा, बिल्कुल नहीं, ये होता है 3 जनवरी, ठीक है ना। अभी समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे मिनिमम डिस्टेंस कब है, 3 जनवरी। लिखो फटाफट, मिनिमम डिस्टेंस कब देखी जाती है, 3 जनवरी। और मैक्सिमम डिस्टेंस कब, ये 19-20 आगे पीछे हो सकता है, एनसीईआरटी में भी ये डाटा आगे पीछे है, ठीक है ना। और मैक्सिमम डिस्टेंस देखी जाती है 4 जुलाई। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिला होगा, है ना, ये 3 जनवरी में तो ठंड पड़ती है ना, और हम बोल रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस मतलब गर्मी पड़नी चाहिए थी। एक्चुअल में इंडिया की बात करें तो ये अर्थ जब आप पढ़ोगे, अर्थ अपने ही एक्सिस के 23.5 डिग्री टिल्टेड है ना, और इंडिया पड़ रहा है इस साइड, है ना। तो इंडिया के लिए वो दूरी है मैक्सिमम, इसीलिए इंडिया में क्या है, विंटर्स हैं, ठीक है। और इस समय अर्थ पड़ रही है, इंडिया पड़ रहा है दिस साइड, इसीलिए अर्थ के लिए क्या है, वो गर्मी है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना। इसका मतलब ये जुलाई वाला समय नहीं है, ये कौन सा समय है, सन की अर्थ से मिनिमम डिस्टेंस 3 जनवरी को होती है, और सन की अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस 4 जुलाई को होती है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं 3 जनवरी के यहाँ पहुंच जाएगा, 19-20 वाला जो अंतर होता है, जैसे आप लोग अभी देखोगे लीप ईयर वगैरह ये सारी चीजें क्या है, तो उसमें समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो 1-8 दिन का अंतर चलता रहता है, लेकिन एक रफ डेट ये मानी जाती है 3 जनवरी और 4 जुलाई। मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो गई वो कितनी है आपकी, 14.98। एक एवरेज निकाल लोगे तो 15.21 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। और इसी को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। इसी को क्या बोला जाता है, खगोलीय दूरी। इसको क्या बोलते हैं, किसको, मतलब ये 15.21 वाले को, जो एवरेज वाला है ना, ये एवरेज लाइन दिख रही है, एवरेज डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, खगोलीय दूरी। नोट बना के लिखो, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस क्या बोला जाता है, खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सूर्य से पृथ्वी की एवरेज दूरी को क्या बोला जाता है, खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। कितनी होती है, एवरेज निकाला जाता है तो कितनी है, 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये एपीहीलियन पेरीहीलियन दोबारा आएगा जब आप अर्थ पढ़ोगे, ठीक है ना। हिंदी में लिख चुके हैं हम उपसौर और अपसौर, दोबारा आएगा। मून जब अर्थ पढ़ेंगे तो मून के लिए आएगा उपभू और अपभू, ठीक है ना, दोबारा आएगा तब वहां पे देखेंगे। आगे बढ़े, क्लियर हो गया यहां तक। चलो डायग्राम बना लेना ये वाला।
सूर्य का आयतन, द्रव्यमान तथा तलीय गुरुत्व पृथ्वी से क्रमशः 13,00,000, 3,32,000 तथा 28 गुना है। उतना ध्यान मत दो, बस ये वाली चीज क्या बता रहा है कि भाई सूर्य का आयतन जो द्रव्यमान है वो अर्थ के कितने हैं। ठीक है, पेरीहीलियन और एपीहीलियन वाला डायग्राम बनाना तो अच्छे से थोड़ा सा बना लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये सन है, ठीक है, ये अर्थ, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उपसौर, मिनिमम डिस्टेंस, इंग्लिश में पेरीहीलियन। ठीक है, चलो कितनी है डिस्टेंस, ठीक है क्या, 14 करोड़। एग्जैक्ट एक रफ रेंज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डेट बताओ, 3 जनवरी। मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एपीहीलियन। ठीक है ना, एपीहीलियन। ठीक है, चलो, और हिंदी में अपसौर। चलो, है ना, ये कितनी होती है, 14.97 करोड़ समथिंग। और ये जो एवरेज लाइन, अच्छा इसकी डेट कितनी होती है, 4 जुलाई। और ये एवरेज लाइन जो इन दोनों के बीच को जोड़ती है उसको क्या बोला जाता है, खगोलीय दूरी। क्या बोला जाता है, खगोलीय दूरी। एवरेज डिस्टेंस है किसके बीच की, अर्थ और सन की, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बोला जाता है, जो 15 करोड़ समथिंग रहती है, 15.21, कहां गया, 15.21 करोड़ समथिंग रहती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये डाटा आप लोग यहीं याद रख लोगे, एपीहीलियन और पेरीहीलियन यहाँ पे दिया है क्या, हाँ। तो ये न्यूनतम दूरी को मैंने बता दिया, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूनतम दूरी को पेरीहीलियन, अधिकतम दूरी को एपीहीलियन अपसौर, एपीहीलियन अपसौर। ठीक है ना, चलो, और मध्यम दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस या खगोलीय दूरी। डाटा याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए अच्छा है, पता है तो। पीएससी वालों को पता होना चाहिए, पीएससी वालों को, बाकी डाटा याद रखना। सूर्य का आयतन वाला पॉइंट सिंपल सा है, सूर्य का आयतन पृथ्वी के इतने गुना है, सिंपल सी चीज। चलो आगे देखो, है ना, सूर्य के रासायनिक संगठन में 70% हाइड्रोजन, ये वाला पॉइंट देख चुके हैं क्या, 28% हीलियम तथा 2% अन्य भारी तत्व है। सूर्य की सतह क्या कहलाती है, फोटोस्फीयर कहलाती है, ये हम देख चुके हैं। सरफेस को क्या बोला जाता है, फोटोस्फीयर। अभी आगे और देखोगे, सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य धब्बे जिनकी हमने बात किए हैं, सोलर स्पॉट, क्या बोला जाता है, सोलर स्पॉट का ताप कितना होता है, 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट 1500 नहीं, 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस याद रखोगे। 10⁻26 जूल पर सेकेंड की दर से सूर्य से ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। समझ में आ रहा है, 10⁻26 जूल पर सेकेंड, इस रेट से सन में क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एनर्जी का उत्सर्जन हो रहा है, एनर्जी का बन रही है इस तरीके से। समझ में आ गया, क्लियर है, कहीं नहीं पूछेगा, बस आप लोग को पता होना चाहिए। अब आ जाओ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, सन के सेंटर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, कोर बोला जाता है। सन के सेंटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ठीक है ना, अभी हमने देखा फोटोस्फीयर क्या होता है, बाहर वाला क्षेत्र जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं। बीच वाले जोन को क्या बोला जाता है, कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्शन जोन, क्या बोला जाता है, कन्वेक्टिव जोन या कन्वेक्शन जोन। और जस्ट कोर के बाद वाले को क्या बोला जाता है, रेडिएटिव जोन। ठीक है ना, ये कोरोना और क्रोमोस्फीयर वो चीज है जो सन का पार्ट नहीं है, लेकिन सन का पार्ट दिखती है यहां से। कोरोना क्या है, वायरस नहीं, कोरोना क्या है, वो रेज जो निकलती है ना, जिसका भी हमने देखे सोलर फ्लेयर्स, उन्हीं को क्या बोला जाता है, कोरोना बोला जाता है। और इस कोरोना के कारण भाई 2000 डिग्री सेल्सियस की जो चीज जल रही है, 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस, उसकी अपनी लाइट तो होगी ना, उसके द्वारा उत्पन्न लाइट को क्या बोला जाता है, क्रोमोस्फीयर बोला जाता है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। सन का सरफेस यहीं तक था, फोटोस्फीयर को ही क्या बोला जाता है, सरफेस ऑफ द सन, इसी को क्या बोला जाता है, सन का सरफेस। पृष्ठ किसको बोला जाता है, फोटोस्फीयर को, सरफेस ऑफ सन। ये तो क्या है, कोरोना मतलब उससे निकलने वाली वेव, जो तरंगे, जो रेज हैं। और क्रोमोस्फीयर क्या है, क्रोमोस्फीयर मतलब उसकी लाइट। आगे देखेंगे, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी हमने पहले देख चुके हैं, 9.46 इंटू 10⁻13 किलोमीटर के बराबर होती है, 1 लाइट ईयर के बराबर होती है, 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होती है। सूर्य की परिक्रमा रेवोल्यूशन गति 241.4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब ये किसकी गति ये किसका रेवोल्यूशन कर रहा है, गैलेक्सी का, आकाशगंगा का। किसका रेवोल्यूशन कर रहा है ये, आकाश गंगा का। समझ में आ रही है ना चीजें, किसका रेवोल्यूशन कर रहा है, सूर्य आकाश गंगा का रेवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है ना,
चलो, सूर्य किसका रेवोल्यूशन कर रहा है? आकाश गंगा का रेवोल्यूशन कर रहा है। सूर्य की वर्तमान आयु करीब, अभी मैंने बताया था 4.7 अरब वर्ष, जबकि 10 अरब आयु है, तो अभी 5 पॉइंट समथिंग 3 समथिंग आयु बची हुई है। सूर्य का अंतिम परिणति क्या होगा? श्वेत वामन, व्हाइट डॉर्फ बनेगा, और व्हाइट डॉर्फ के बाद क्या बनेगा? ब्लैक डॉर्फ बनेगा। इस तरीके से सन का क्या होगा? एंड होगा। लेकिन उसके लिए अभी करीब 4.3 अरब ईयर है ना, अरब वर्ष बचे हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है ना? आगे आ जाओ। देखो, अंतरम सबसे मतलब इंटरनल पार्ट क्या होता है सन का? कोर होता है। कोर में देखोगे सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर क्या है? कोर है। कोर कहते हैं, यह नाभिकीय संलयन के समान होता है। नाभिकीय संलयन और न्यूक्लियर फ्यूजन की भट्टी के समान होता है ना? बस आपको इतना जानना है कि सेंटर को क्या बोलते हैं? कोर होते हैं। बस थोड़ा सा डिटेल में हम देख रहे हैं। जहां ऊर्जा उत्पन्न होती है, असली ऊर्जा कहां उत्पन्न हो रही होती है? कोर में। यहीं पे हाइड्रोजन किस में बदल रहा होता है? हीलियम में। हाइड्रोजन का हीलियम ट्रांसफर कहां हो रहा है? अगर ऑप्शन आ जाए 4, क्या रहेगा? कोर होगा, कन्वेक्टिव जोन होगा, फोटोस्फीयर होगा, तो क्या मार्क करोगे? कोर, सूर्य के कोर में। तारों की तरह सूर्य में भी मुख्य रूप से हाइड्रोजन तत्व की प्रमुखता होती है। हर तारों की तरह सन भी एक स्टार है, तो अलग से देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोर में क्या हो रहा है? नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। और न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन सी? फ्यूजन या फिजन? फ्यूजन हो रही है, जिसके कारण हाइड्रोजन परमाणु किस में बदल रहे हैं? एक हीलियम में। सारी चीज पहले बता चुका हूं, इसलिए सिर्फ हम पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? का निर्माण करते हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में किस चीज का फॉर्मेशन होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। सन का ये डायग्राम देख लिया हमने। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोग को याद रखना है। सोलर स्पॉट मैंने पहले बता चुका हूं, सोलर स्पॉट क्या होता है ना? कोरोना क्या है? कोरोना सन की रेज है। क्रोमोस्फीयर क्या है? क्रोमोस्फीयर को बोला जा सकता है लाइट रिलीज्ड बाय कोरोना। ठीक है, चलो ये देखो, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ये सन का क्या कहलाएगा? कोर, अंदर वाला। देखो इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर में ही आपको दिख जाएगा कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन। ठीक है ना? अंदर के स्ट्रक्चर में ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से मार्क करके डायग्राम बना के पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, देख लेना क्या है ये? कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन। ये कहां के पार्ट आ रहे हैं? ये देख लो, ये अंदर वाला कोर है, ये वाला पार्ट रेडिएटिव जोन, और ये वाला कन्वेक्शन जोन। ये जो सरफेस आएगी ये कहलाएगी आपकी फोटोस्फीयर। ये जो सरफेस है ये क्या कहलाएगा? सरफेस, फोटोस्फीयर कहलाएगा। दिख रहा है? कहीं ना कहीं होगा। फोटोस्फीयर या क्रोमोस्फीयर भी बोला जाता है। ठीक है ना? ये देखो, ये क्या है? सोलर फ्लेयर्स। हमने देखे सोलर फ्लेयर अंदर से निकल रहे हैं, तो ये बीच बीच में आप लोग को सोलर फ्लेयर्स निकलते हुए दिख रहे हैं क्या? इस जगह से वो अंदर जो एनर्जी बन रही है उस जगह से निकल रही है, फट फट के निकल रही है सूर्य की। ठीक है, यही सोलर फ्लेयर्स क्या बनाते हैं? सारी चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, अब बस समझने की चीज बची है। यही सोलर फ्लेयर्स क्या बनाते हैं? सन स्पॉट या सोलर स्पॉट्स बोला जा सकता है। यही सोलर फ्लेयर्स क्या बना रहे हैं? आपके सोलर स्पॉट्स। सरफेस को ही क्या बोला जा रहा है? फोटोस्फीयर बोला जा रहा है। सरफेस को ही क्या बोला जाएगा? फोटोस्फीयर। सब सरफेस फ्लो पे ध्यान मत दो। प्रोमिनेंस मतलब हमने देखा कि जो वेव्स निकल गई ना जो बाहर, उन्हीं को क्या बोला जाएगा? प्रोमिनेंस बोला जाएगा। कोरोना होल मतलब जहां पे सोलर स्पॉट बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस। कोरोना होल की डेफिनेशन लिख लेना थोड़ा सा। ठीक है, जहां पर लिखो, कोरोना होल की परिभाषा लिखो, कंटिन्यूअस solar spot was found। जहां पे लगातार सौर धब्बे मिलते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? कोरोना होल बोला जाता है। सोलर स्पॉट मिल मिल के एक गड्ढे के जैसा निर्माण कर लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? कोरोना होल बोला जाता है। समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है? तो सन से रिलेटेड हमने सारी चीजें देख ली हैं। डेफिनेशन लिख लेना, कंटिन्यूअसली सोलर स्पॉट वाज फाउंड इन द एरिया ऑफ सन या इन फोटोस्फीयर या क्रोमोस्फीयर ऑफ सन। दैट स्पॉट या दैट प्लेस इज नोन एज कोरोना होल। मतलब जहां पे लगातार सौर धब्बे पाए जा रहे हैं सूर्य की सतह पर, उस क्षेत्र को क्या बोल दिया जाता है? कोरोना छिद्र या कोरोना होल बोल दिया जाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, थोड़ी सी चीज देख लेंगे। ये सारी चीज हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं। समझो, सूर्य की ऊपरी सतह जो हमें दिखाई देती है प्रकाश मंडल कहलाता है। प्रकाश मंडल मतलब फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल क्या है? फोटोस्फीयर ही प्रकाश मंडल है।
इसी सतह से विकिरणों का बाह्य अंतरिक्ष में वितरण होता है। इसी सतह से मतलब इसी को फाड़ के अंदर से जो रेज निकल रही है ना, इसी को फाड़ के ये जो चीजें दिख रही हैं आप लोगों को बीच बीच में, इसी को फाड़ के वो चीजें निकलती हैं और अंतरिक्ष में सोलर फ्लेयर्स मूव करती हैं, जिससे हीट उत्पन्न होती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलो आगे देखो, सौर कलंक। सौर कलंक वही सोलर स्पॉट की बात हो रही है, सन स्पॉट की। सोलर साइक्लोन या सन स्पॉट सूर्य के परिमंडल में दिखने वाले धब्बे हैं जिनका तापमान सूर्य की सतह के तापमान से, सूर्य की सतह का तापमान कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस से काफी कम होता है, लगभग 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। यह चुंबकीय रेखाओं के समृद्ध क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखे जाते हैं। ठीक है, इन सोलर स्पॉट्स में क्या देखे जाते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखे जाते हैं। अब ये सब केवल परिकल्पनाएं हैं, लिखा होगा यहाँ पे। क्या है ये सब? केवल परिकल्पनाएं हैं, मतलब माना गया है ऐसा। सन के पास जाके नापेंगे थोड़ी, ठीक है ना, बस हाँ ऐसे क्या किया गया? परिकल्पना किया गया है, इमेजिनेशन किया गया है कि भाई इतनी दूरी पे इतना तापमान है और तापमान इस स्पीड से बढ़ रहा है तो उसके सरफेस तक कितना तापमान होगा, ऐसा एजम्पशन करके। स्टाइकोमेट्री जानते हो? स्टाइकोमेट्री नहीं जानते? एक अंडा 5 रुपए का है तो 12 अंडे कितने के होंगे? समझ में आ रहा है ना? वही स्टाइकोमेट्री, उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो उसको उसी तरीके से अंदाजा लगाया गया है हर चीज का कि सोलर स्पॉट क्या है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, सन के सरफेस का टेम्परेचर क्या होगा। इसको बोलते हैं क्या? सोलर स्पॉट्स बोले जाते हैं। सैटेलाइट की इमेजेस हैं ये सारी। ठीक है, सौर कलंकों की अधिकता से पृथ्वी पर चुंबकीय आंधियां का जन्म होता है। चुंबकीय आंधियां मतलब वही अरोरा ऑस्ट्रियोलिस और बोरियोलिस की बात हो रही है जो, अच्छा अब ये किसको अफेक्ट करती हैं? जितने भी आपके रेडियो सिग्नल्स होते हैं, रेडियो, टेलीविजन, वायरलेस आदि संचार व्यवस्थाओं के सिग्नल प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। थोड़ा सा समझाऊंगा, बस हल्का सा समझ लेना कैसे, क्योंकि आप लोग आगे पढ़ोगे, ये अभी नहीं आएगा। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं, लाइक ट्रोपोस्फियर, ये अभी की चीज नहीं है, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है, अलग अलग तरीके की क्या पाई जाती हैं? लेयर्स पाई जाती हैं। अभी बस इतना समझो, ठीक है ना, नीचे की चीज पे ध्यान मत दो। यहाँ पे आयनोस्फियर पाई जाती है जहां पे आयंस रहते हैं। आपके जितने भी रेडियो सिग्नल्स रहते हैं ना, आप लोग देखते हो, अच्छा ये किस दूरी पे पाई जाएंगे? 80 से 90 किलोमीटर की रेंज में। रेडियो मिर्ची वगैरह सुनते होगे ना आप लोग, FM वगैरह यूज करते हो, फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है उसकी? 91.5, 91.3 FM। दूरदर्शन 101, समझ में आ रहा है ना? तो सब 90 किलोमीटर के ऊपर रहती है, क्योंकि ये रेडियो सिग्नल्स उतने दूर तक जाते हैं। कभी देखो 10.5 FM देखे हो क्या? 50.5 FM देखे हो? सब 90 के ऊपर देखोगे, 80-90 के आसपास देखोगे। क्यों? क्योंकि ये वहां से रेडियो सिग्नल्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो जब सोलर फ्लेयर, मैंने बोला सोलर फ्लेयर सरफेस तक नहीं आती, ऊपर ऊपर इफेक्ट करती हैं, तो जब यहां से सोलर फ्लेयर गुजरती है ना, तो इस संचार को क्या करती हैं? बाधित करती हैं, इस संचार को इफेक्ट करती हैं। समझ में आया? ये एक बार तब और देखोगे जब आप लोग एटमॉस्फेयर पढ़ोगे। ठीक है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। क्लियर हुआ? क्या लिखा है? ठीक है, क्या लिखा है? अधिकांशों को जमा होता है जो रेडियो, टेलीविजन, वायरलेस आदि संचार व्यवस्थाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एक सौर कलंक के निर्मित और नष्ट होने की प्रक्रिया लगभग 11 वर्षों में पूर्ण होती है। ये इंपॉर्टेंट है। एक सौर कलंक की जो साइकिल होती है ना, बनने और फॉर्मेशन की, ये साइकिल कितनी ईयर्स की होती है? 11 ईयर्स की होती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। ठीक है, सोलर स्पॉट की लाइफ कितनी होती है? लाइफ साइकिल कितनी होती है? 11 ईयर्स की। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ऊपर से तो नहीं निकल रहा? समझ में आ रहा है? कुछ लोग के चेहरे देख के लग रहा है ऊपर से निकल रहे हैं सारी चीजें। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? चलो, तो इसकी साइकिल, लाइफ साइकिल मतलब सोलर फ्लेयर्स का निकलना, सोलर स्पॉट का बनना, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस बोरियोलिस का आना जाना, ये पूरी एक साइकिल होने में कितना समय लगता है? 11 साल, 11 ईयर्स लगता है। बस यही बोला गया है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो आगे देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इसरो द्वारा, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है इसरो का फुल फॉर्म? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये नामक मतलब इसरो ने आदित्य नामक उपग्रह का विकास सूर्य के कोरोना भाग व उससे होने वाले उत्सर्जन की प्रक्रियाओं में अन्वेषण के लिए किया है। इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? इसरो ने भी एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जो क्या पता लगाएगा कि सन का ये जो कोरोना क्षेत्र,
सन के कोर नहीं, किसमें बोला गया है, कोरोना। मतलब सोलर के जो फ्लेयर्स निकल रहे हैं उससे कब सोलर स्पॉट बन रहा है, कब ऑस्ट्रियोलिस बोरियोलिस वाले फेनोमेना हो सकते हैं, कब ये प्रक्रिया होंगी, ये सारी चीज पता लगाई जाएंगी किसके थ्रू, एक सैटेलाइट के थ्रू जिसका नाम क्या है, आदित्य। भेजा किसने था, इसरो। आदित्य मतलब क्या होता है, सूरज, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। आदित्य का मतलब क्या है, समानार्थी शब्द, समझ में आ गया, सूर्य। चलो क्लियर है, ऑलमोस्ट सन की चीजें सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। परंपरागत ग्रह, क्लासिकल प्लैनेट्स। अब हमारे शुरू हो जाएंगे क्या, प्लैनेट्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है ना। यूरेनस नेपच्यून को हिंदी में बोलते हैं अरुण, बहुत बढ़िया, वरुण, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में शुरू कर। देख रहे हो साइज, देख पा रहे हो, ये देखो, ये है आपकी अर्थ, आपकी क्या मतलब हमारी अर्थ, ठीक है ना, मैं भी इसी अर्थ से हूं, तो ये है हमारी अर्थ, समझ में आया। और ये है जुपिटर और ये है सन, समझ में आ रहा है। और सन से भी बड़े स्टार्स हैं, सोचो। और ऐसे ऐसे करीब 100 ऑफ अरब स्टार्स हैं, 100 अरब करोड़ स्टार्स हैं एक गैलेक्सी में। ऐसी कितनी गैलेक्सी, 100 अरब करोड़ गैलेक्सी। तो सोचो, इसीलिए बोला जाता है ना, कि हम तो एक अंश मात्र नहीं है, एक मटर के दाने जितना नहीं है, ठीक है। और इससे बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएं हो सकती हैं, अलग अलग जगह पे लाइफ पॉसिबल है। तो कल से हम स्टार्ट कर देंगे किसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। और कल ही प्लैनेट्स वाला सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा और कल या परसों तक में हमारा कॉस्मोलॉजी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, जियोमॉर्फोलॉजी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं आप सभी से सेम टाइम पे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।